करीब 100 से 400 बिलियन तारे मौजूद हैं। मिल्की वे के केंद्र में सबसे ज्यादा तारे पाए जाते हैं, लेकिन इसके बाहरी छोर पर भी बहुत सारे तारे मौजूद हैं। इन्हीं में से एक तारा है हमारा सूर्य, और इसकी वजह से ही आज हमारी पृथ्वी पर जीवन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम एक टाइम मशीन बनाकर समय में 4.6 अरब साल पीछे जाएं, तो हमें सोलर सिस्टम आज के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय हमारे सौरमंडल के फॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी और यहाँ मौजूद प्लैनेट्स आज के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको सौरमंडल की फॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सोलर नेबुला एंड फॉर्मेशन ऑफ अर्ली सन। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल की जगह पर एक बहुत बड़ा धूल और गैस से बना हुआ बादल मौजूद हुआ करता था। इस बादल को कई अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे बादल मौजूद हैं जिन्हें एक कॉमन नाम नेबुला या फिर स्टेलर नर्सरी से बुलाया जाता है। यह बादल ब्रह्मांड में मौजूद हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर तारे की फॉर्मेशन इन्हीं बादलों की वजह से हुई है, और कुछ ऐसा ही हमारे सूर्य के साथ भी है। आज से 4.6 अरब साल पहले सोलर नेबुला नाम के इस बादल में कुछ प्रोसेस शुरू हुए जो आगे चलकर हमारे सूर्य के निर्माण का कारण बनने वाले थे। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि उस समय सोलर नेबुला के आसपास एक तारा मौजूद हुआ करता था जिसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। इस धमाके से निकलने वाली शॉकवेव ने सोलर नेबुला में मौजूद गैस और धूल को केंद्र की ओर धक्का दिया। इसकी वजह से काफी सारे पार्टिकल केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और यह बादल धीरे धीरे रोटेट करने लगा। अब इस बादल के केंद्र में ज्यादा मैटर इकट्ठा होने की वजह से वहां का गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता जा रहा था, जिससे वह और भी ज्यादा मैटर को कलेक्ट कर रहा था। धीरे धीरे उस केंद्र की डेंसिटी और द्रव्यमान भी बढ़ने लगा, जिससे वह केंद्र अब सिर्फ एक केंद्र नहीं रहा बल्कि उसने एक आकार लेना शुरू कर दिया। प्रोटोस्टार फेज। अब वह एक तारा बन चुका था जिसे आज हम सूर्य के नाम से बुलाते हैं। तारे की इस स्टेज को प्रोटोस्टार कहा जाता है। यह तारे साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और इनके पास खुद के द्वारा प्रोड्यूस की गई कोई भी एनर्जी नहीं होती है। इनके केंद्र में लगने वाली ग्रेविटेशनल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, जिस वजह से इनका तापमान लगातार बढ़ता रहता है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। यह हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। कुछ ऐसा ही सूर्य के प्रोटोस्टार फेज में भी होते हुए देखा जा सकता है, जहां ग्रेविटेशनल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। स्टार्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड मेन सीक्वेंस फेज ऑफ सन। धीरे धीरे इस स्टार का तापमान बढ़ने लगता है और यह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय तारे के केंद्र का तापमान और प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो चुका होता है, जिसकी वजह से इसमें एक बिल्कुल नई प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। ज्यादा तापमान और प्रेशर होने की वजह से तारे का केंद्र हल्के एटम्स को आपस में कंबाइन करने लगता है, जिससे भारी एटम्स की फॉर्मेशन होती है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जो तारे के केंद्र से हीट एंड लाइट के रूप में बाहर निकलती है। कुछ ऐसा ही हमारे यंग सूरज के साथ भी हो रहा था। अब सूर्य प्रोटोस्टार नहीं बल्कि एक मेन सीक्वेंस स्टार बन चुका था। आसान शब्दों में कहूँ तो मेन सीक्वेंस तारे ऐसे तारे होते हैं जो अपने केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर तारे मेन सीक्वेंस कैटेगरी के ही होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। अब हमारा सूर्य पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका था, लेकिन सौरमंडल में सिर्फ सूर्य ही नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रह भी मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सूर्य के साथ साथ सौरमंडल के ग्रहों की भी फॉर्मेशन हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूर्य की फॉर्मेशन एक बहुत बड़े गैस और धूल के बादल से हुई थी, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है। यह बादल असल में बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिस वजह से अकेला सूर्य इसमें मौजूद पूरे मैटर को अपने अंदर नहीं खींच पाया। इसकी फॉर्मेशन होने के साथ साथ इस बादल में दूसरे छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी
फॉर्म हो रहे थे, जिन्हें आज हम ग्रहों के नाम से बुलाते हैं। जब एक तारा प्रोटोस्टार फेज तक पहुंच जाता है तो उसके आसपास मौजूद बचे कुचे मैटर को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। यह एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ग्रहों का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ जुपिटर। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे सौरमंडल में सबसे पहले बृहस्पति ग्रह की फॉर्मेशन हुई थी। यही कारण है कि इसका द्रव्यमान और साइज बाकी ग्रहों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। बृहस्पति को सौरमंडल के शुरुआती समय में मैटर इकट्ठा करने के लिए काफी लंबा समय मिल गया था। आसपास कोई दूसरा कंपटीशन न मौजूद होने की वजह से यह मैटर को खींचता गया और साइज में इतना बड़ा हो गया। हालांकि बाद में शनि ग्रह के फॉर्मेशन की वजह से जुपिटर की फॉर्मेशन थोड़ी बहुत थम गई, जिसकी वजह से यह और ज्यादा विशाल नहीं हो पाया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अगर बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान और ज्यादा बढ़ जाता तो यह एक तारे में कन्वर्ट हो जाता। वैज्ञानिक बताते हैं कि जुपिटर असल में एक फील्ड स्टार है, यानी एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो तारा बनने से जरा सा चूक गया। अगर इसका द्रव्यमान थोड़ा और बढ़ जाता तो आज यह एक ब्राउन ड्वार्फ होता, जो ब्रह्मांड में मौजूद बहुत ही छोटे तारे होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स, प्लैनेटेसिमल, प्रोटोप्लैनेट्स एंड अक्रीशन। सूर्य की फॉर्मेशन के समय इसके आसपास छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मौजूद थे, जिन्हें वैज्ञानिक प्लैनेटेसिमल के नाम से बुलाते हैं। यह पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं थे, बल्कि इनकी वजह से ही आगे चलकर ग्रहों की फॉर्मेशन होने वाली थी। समय बीतने के साथ साथ यह छोटे छोटे पत्थर आपस में जुड़ने लगे और बड़े पत्थरों का निर्माण करने लगे। वह बड़े पत्थर भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए दूसरे पत्थरों को अट्रैक्ट करने लगे और अपने साइज को बढ़ाने लगे। एक समय ऐसा आया जब यह पत्थर इतने ज्यादा विशाल हो गए कि गुरुत्वाकर्षण ने इनके आकार को बदलना शुरू कर दिया। अंत में यह पत्थर प्लैनेटेसिमल से प्रोटोप्लैनेट्स की कैटेगरी में आ गए। प्रोटोप्लैनेट्स ऐसे ग्रहों को कहा जाता है जो बहुत ही नए होते हैं और उनका ऑर्बिट अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ होता। गुरुत्वाकर्षण बढ़ने की वजह से अब यह ग्रह अपने आसपास मौजूद चीजों को और भी तेजी से अट्रैक्ट करने लगते हैं, जिससे इनका ऑर्बिट साफ होने लगता है। इस पूरे प्रोसेस को अक्रीशन कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से इसलिए हटाया गया था क्योंकि उसके ऑर्बिट में बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे। करोड़ों साल तक चलने वाले इस अक्रीशन के प्रोसेस के बाद हमारा सौरमंडल फाइनली बनकर रेडी हो चुका था। इसमें मौजूद ग्रह अभी भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं थे। सौरमंडल में मौजूद बहुत सारे उल्कापिंड इन ग्रहों से आकर टकराते थे, जिस वजह से उनका तापमान अचानक से बहुत बढ़ जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वह उल्कापिंड ग्रह के ऑर्बिट में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों को भी रिलीज कर देते थे, जो बाद में आग के गोले बनकर ग्रह पर बरसते थे और तबाही मचाते थे। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर्सेस गैस जाइंट्स। हमारे सौरमंडल में मुख्यतः दो तरह के ग्रह मौजूद हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जाइंट्स। जाइंट्स को भी दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, गैस जाइंट्स एंड आइस जाइंट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स उन ग्रहों को कहा जाता है जिनकी सतह ठोस होती है और जो मुख्यतः रॉक से बने होते हैं। हमारे सौरमंडल के 4 इनर प्लैनेट्स यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। इन प्लैनेट्स का साइज आमतौर पर बहुत कम होता है, लेकिन तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन प्लैनेट्स की फॉर्मेशन तारे के बहुत नजदीक होती है, जिस वजह से उसकी गर्मी इनमें भी ट्रांसफर हो जाती है। अब सिर्फ गर्मी ट्रांसफर होना इनके गर्म होने का इकलौता कारण नहीं है। तारे द्वारा ट्रांसफर की गई एनर्जी इनमें मौजूद पत्थरों में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती है, जिस वजह से इनका ओवरऑल तापमान बढ़ने लगता है। दूसरी कैटेगरी के ग्रहों को जाइंट्स कहा जाता है और जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, यह साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। हमारे सौरमंडल में टोटल 4 जाइंट प्लैनेट मौजूद हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इनमें से जुपिटर एंड सैटर्न गैस जाइंट्स की कैटेगरी में आते हैं और यूरेनस और नेपट्यून को आइस जाइंट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। ऐसा करने का सिंपल कारण ये है कि जुपिटर एंड सैटर्न मुख्यतः गैस से बने हुए हैं और यूरेनस एंड नेपट्यून में मुख्य रूप से सिर्फ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। Why rocky planets are closer to sun while gaseous are so far away? हमारे सौरमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसे कंपाउंड मौजूद हैं, जिनको सॉलिड या फिर लिक्विड बनने के लिए बहुत कम तापमान की जरूरत होती है। तारे के आसपास मौजूद ग्रहों में ये एलिमेंट इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि वहां का तापमान बहुत ज्यादा होता है।
ज्यादा तापमान होने की वजह से ये एलिमेंट लिक्विड या फिर सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो पाते। वहीं जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होने लगता है और इन एलिमेंट्स के पाए जाने की मात्रा भी बढ़ने लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुपिटर और सैटर्न का 90% से भी ज्यादा हिस्सा हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। अगर हम यूरेनस और नेपच्यून पर नजर डालें तो हमें भारी मात्रा में मीथेन देखने को मिलेगी, जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में इन ग्रहों पर मौजूद है। मीथेन को लिक्विड रूप लेने के लिए बहुत कम तापमान की जरूरत होती है, जिस वजह से यह ज्यादा तापमान वाले एरियाज में सिर्फ गैस के रूप में ही पाई जाती है। यही कारण है कि सौरमंडल के बाहरी ग्रह ऐसे एलिमेंट से बने हुए हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। वहीं सौरमंडल के इनर प्लैनेट्स ऐसे एलिमेंट से बने हुए हैं जो भारी गर्मी को भी झेलकर सॉलिड रूप को मेंटेन कर पाते हैं। काइपर बेल्ट। सूर्य और ग्रहों के अलावा भी हमारे सौरमंडल में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चीजें मौजूद हैं, जैसे काइपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड। काइपर बेल्ट नेपच्यून ग्रह के बाद मौजूद एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारे उल्कापिंड और धूमकेतु मौजूद हैं। काइपर बेल्ट हमारे सूर्य से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है और इसमें हजारों विशाल एस्टेरॉयड मौजूद हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 6.6 करोड़ साल पहले काइपर बेल्ट का ही एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से आकर टकरा गया था। इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर्स का खात्मा हो गया था और काफी लंबे समय तक पृथ्वी का क्लाइमेट भी खराब रहा था। इसी काइपर बेल्ट में प्लूटो भी मौजूद है, जो एक समय पर ग्रह माना जाता था। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस बेल्ट की फॉर्मेशन भी सौरमंडल के शुरुआती समय में ही हुई थी। यह ऐसे पत्थरों का ग्रुप है जिन्हें सौरमंडल के विशाल ग्रहों की ग्रेविटी द्वारा बाहर फेंक दिया गया था। ऐसी ही एक एस्टेरॉयड बेल्ट जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में भी मौजूद है, लेकिन वहां मौजूद उल्कापिंड काइपर बेल्ट के मुकाबले बहुत छोटे हैं। ओर्ट क्लाउड। काइपर बेल्ट से बहुत दूर ओर्ट क्लाउड नाम का एक एरिया मौजूद है, जो वैसे तो हमारे सौरमंडल का ही एक हिस्सा है, लेकिन वैज्ञानिक अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। ये हमारे सूर्य से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है और यह मुख्य रूप से विशाल धूमकेतुओं और बर्फ के टुकड़ों से बना हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी फॉर्मेशन आसपास मौजूद तारों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुई होगी। अगर सौरमंडल से बाहर निकलकर ओर्ट क्लाउड को देखा जाए तो यह सौरमंडल को प्रोटेक्ट करने वाले एक कवच जैसा दिखाई देगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में ही देख सकते हैं कि कैसे इसने पूरे सौरमंडल को एक शील्ड के जैसे कवर कर रखा है। यह एरिया हमारे सौरमंडल से बहुत ही ज्यादा दूर मौजूद है, जिस वजह से किसी स्पेसक्राफ्ट को यहाँ भेजकर एक्सप्लोरेशन करना बहुत ही मुश्किल है। हीलियोस्फीयर, द एंड ऑफ सोलर बाउंड्री, हमारे सौरमंडल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हमें कॉस्मिक रेडिएशन से बचाकर रखता है। सूर्य लगातार अपने अंदर से चार्ज्ड पार्टिकल्स को अंतरिक्ष में रिलीज करता रहता है, जो बहुत तेज रफ्तार से बहुत लंबी डिस्टेंस तक ट्रैवल